हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने जीएस 20 क्वेश्चन सीरीज के 7वें लेक्चर में हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आने वाले मॉडल क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स हैं और मॉडल क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले बीपीएससी और एसएससी का एग्जाम जो है, इसमें इससे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बड़ाकर नदी और हाहरो नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कृष्णा। पूछा गया है बराकर नदी और हाहरो नदी। तो यह जो है दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी और हाहरो नदी दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। तो दामोदर नदी जो कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और फिर वहां से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बाद में गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल के मैदानी भागों में काफी बाढ़ लाता है। इस कारण से इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा दामोदर नदी को। थोड़ा आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है दामोदर नदी बेसिन। और इसमें देख सकते हैं आप, इसकी सहायक नदियां जो है वो बराकर और ये कोनार जो है वो उसकी सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। ये झारखंड से निकलती हैं पलामू हिल्स होते हुए और फिर ये आगे हुगली भगीरथी गंगा में मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 या पेशा अधिनियम के प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो पंचायत अधिनियम या पेशा अधिनियम, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित है, यह किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूरिया समिति, ऑप्शन बी बलवंत मेहता समिति, ऑप्शन सी सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डाले थे, जो कि लगभग इसी से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूरिया समिति। भूरिया समिति का संबंध है पंचायत अधिनियम, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार पे आधारित है। इसे पेशा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा देख लेते हैं, ये देखिए, पंचायतों के क्षेत्र विस्तार के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अधिनियम 1996 या पेशा अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसे भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अधिक स्वायत्त और स्वशासन देने के लिए बनाया था। यानी आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए यह लाया गया था। पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को पारित किया गया था। ऐसा अधिनियम 9 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है, जिसमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। पेशा अधिनियम भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से प्रेरित है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 1996 भूरिया समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका नेतृत्व सांसद गोपाल सिंह भूरिया ने किया था। उन्हीं के नाम पे भूरिया समिति पड़ा। तो याद रखिएगा, ये ट्राइबल एरिया बढ़ाने को लेकर है, अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर है। ये 1996 में पारित हुआ था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2023 से संबंधित है। तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधी कोंकणी मणिपुरी, ऑप्शन बी कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ऑप्शन सी बोडो डोगरी और नेपाली, ऑप्शन डी बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। तो है 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा
संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है, जिनमें कुल अभी 22 भाषाएं शामिल हैं। इससे पहले बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली से पहले कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। उससे पहले सिंधी को हमारे भाषा में जोड़ा गया। अमेंडमेंट के द्वारा सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 3 और भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। और उसके बाद 8 जनवरी 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है और अभी कुल 22 भाषा है इस अनुसूची में, तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि योग्य बंजर भूमि कल्चरलेबल वेस्टलैंड क्या है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई हो। ऑप्शन बी है, वह भूमि जो 2 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई हो। ऑप्शन सी है, वह भूमि जो 1 वर्ष से कम कृषि वर्षों तक बिना खेती के छोड़ी गई हो। डी है, वह भूमि जिसका उपयोग खेती के लिए नहीं की जा सकती, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा क्या गया है, कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि है यहाँ, यानी वहां योग्य होते हुए भी वहां पे खेती नहीं की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई हो, इसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। ऐसा इसको परिभाषित किया गया है, यानी 5 कृषि वर्ष तक अगर खेती नहीं की गई तो वह कृषि योग्य बंजर भूमि घोषित किया जाता है। देख सकते हैं आप, कृषि योग्य बंजर भूमि, इसमें खेती के लिए उपलब्ध भूमि शामिल है, चाहे एक बार खेती के लिए ली गई हो या नहीं, लेकिन किसी कारण से चालू वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों या इससे अधिक समय के दौरान खेती नहीं की गई हो। यानी उससे पहले भले ही खेती की जाती हो, लेकिन 5 कृषि वर्षों में अगर खेती नहीं की गई है तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि माना जाएगा। बंजर भूमि तो ऐसा भूमि है जो खेती के लिए उपयुक्त है ही नहीं, उसे बंजर भूमि कहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान और खड्डा आदि। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, पी तरंग और एस तरंग की तुलना में तेज गति से यात्रा करती हैं, यानी पी तरंग जो है वह एस तरंग की तुलना में तेज गति से यात्रा करती है और भूकंप के केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरा कथन है, पी तरंगे किसी भी माध्यम, ठोस, तरल और गैस से होकर यात्रा कर सकती हैं, लेकिन ये एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं। तीसरा कथन है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि एस तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। प्रश्न क्या है, ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही है, यानी देखना है कौन सही है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिर से एक बार कथन पढ़ते हैं। पी तरंगे एस तरंग की तुलना में तेज गति से यात्रा करती हैं और भूकंप के केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है। ये कथन बिल्कुल सही है। पी तरंग की गति जो होती है वो एस तरंग की तुलना में अधिक होती है और यह भूकंप के केंद्र पर सबसे पहले पहुंच जाती हैं। अगला कथन है, तरंगे किसी भी माध्यम, पी तरंगे किसी भी माध्यम, ठोस, तरल और गैस से होकर यात्रा कर सकती है, लेकिन एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही यात्रा करती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। पी तरंगे जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजर सकती हैं, जबकि एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से। तीसरा है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये गलत है। पी तरंगे अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये कथन गलत हो गया। तो 1 और 2 सही है। देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें 1 और 2 है, तो ये राइट आंसर हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दिया गया है, पहला दिया है बारचन, दूसरा दिया है सेप्स, तीसरा दिया है मशरूम टेबल, चौथा दिया है पेडिप्लेन, पांचवा दिया है लोएस। पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा निक्षेपण भू आकृति हवाओं द्वारा निर्मित है। निक्षेपण
पे ध्यान दीजिएगा। कौन सा? निक्षेपण भू-आकृति हवाओं द्वारा। अपरदनकारी एक होता है और एक होता है निक्षेपित। तो इसमें से कौन है निक्षेपित भू-आकृति जो हवाओं द्वारा निर्मित है? तो इसमें पहला दिया है बारचंस, जो कि बिल्कुल सही है। बारचंस जो है वो निक्षेपित भू-आकृति है जो हवाओं द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है सेप, ये भी सही है। तीसरा है मशरूम टेबल, ये नहीं होगा। मशरूम टेबल जो है वो निक्षेपित नहीं है, अपर्दित होके बनती है। चौथा दिया है पेडिप्लेन्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी अपर्दित होके बनती हैं ये भी हवाओं के द्वारा ही, लेकिन ये अपर्दित होके। पांचवा लोएस, लोएस बिल्कुल सही है। लोएस जो है वह निक्षेपित भू-आकृति है जो हवाओं द्वारा निर्मित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 5। चलिए थोड़ा आपको दिखा देता हूं डिटेलिंग इसका। देखिए मैंने क्या बोला था? अपर्दन वाला। हवा के कारण होने वाली अपरदनकारी भू-आकृति कौन कौन है? तो पेडिप्लेन, अपस्फीति खोखले और मशरूम टेबल, ये जो है वो अपर्दनकारी भू-आकृति है। जबकि निक्षेपीकरण भू-आकृति में रेत के टीले में बारचन, सेफ, लोएस इत्यादि हैं। तो यही हमने प्रश्न में भी देखा था। तो बारचन जो है, सेफ है, लोएस जो है वह जो है निक्षेपित भू-आकृति के प्रकार हैं, और जबकि मशरूम टेबल और पेडिप्लेन्स जो है वह अपर्दनकारी भू-आकृति की उदाहरण है जो कि हवाओं के द्वारा अपर्दित होते हैं। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस परिघटना की उपस्थिति किसी क्षेत्र में व्यापारिक हवाओं को कमजोर कर देती है? तो कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण व्यापारिक हवा जो है वो कमजोर हो जाती है, ट्रेड विंड? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कोरियोलिसिस फोर्स, बी है अल्नीना, सी है अल्नीनो, डी है पर्वतीय वर्षा। तो किस कारण से व्यापारिक हवा कमजोर होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्नीनो। अल्नीनो के कारण जो है वो व्यापारिक हवा जो है कमजोर हो जाती है। अल्नीनो के दौरान क्या होता है? प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के समीप सतहों का तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हवा जो है वो ऊपर उठ जाती है और व्यापारिक हवा कमजोर हो जाती है। तो ये अल्नीनो का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, व्यापारिक हवा जो कमजोर होती है वह अल्नीनो के कारण होती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर, विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर कहाँ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुंडप्पन जो है उस जगह पे है। यह तटवर्ती क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर में से एक। देख सकते हैं यही है, इसका नाम है मुपंडल विंड फार्म। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 15,000 मेगावाट है, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑपरेशनल विंड फार्म क्लस्टर बनाती है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर कहाँ है? तमिलनाडु के मुपंडल विंड फार्म। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह मिथिला के पौराणिक शहर में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पूरे नवरात्रि, नौ रातों का त्योहार देवी के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो झिझिया नृत्य की बात की गई है, लोक नृत्य है यह। ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली, दुर्गा, तारा, बी ऑप्शन है सीता, लक्ष्मी, तारा, सी ऑप्शन है सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, डी ऑप्शन है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। तो झिझिया त्योहार, झिझिया नृत्य जो है यह नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इसमें देवी के शक्ति के 3 स्वरूपों की पूजा होती है, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, जो कि शक्ति की 3 स्वरूप मानी देवी मानी जाती हैं। इन्हीं की आराधना की जाती है और इस नृत्य के माध्यम से उन्हीं के गुण का बखान किया जाता है। तो याद रखिएगा, झिझिया लोक नृत्य है बिहार का और इसे नवरात्रि के दौरान महिलाएं करती हैं और इसमें लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती देवी के 3 रूपों की पूजा की जाती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सुक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सुक्तिमती की बात की गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी सूरसेन, डी कुरु। तो सुक्तिमती जो है वह चेदी की राजधानी है। चेदी की बात करें तो यह आज के बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जा रही है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित था। तो याद रखिएगा, सुक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित था। आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में यह पड़ता है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला रीजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा देख लीजिए उस समय के महाजनपदों को थोड़ा। तो सबसे शक्तिशाली मगध, आज का पटना, पाटलिपुत्रा। बिहार में जो था सबसे अधिक जनपद देखने को हमें मिलता है, जैसे वृज, अंग, मगध इत्यादि जो था। फिर है काशी, मल्ल, कोसल, पांचाल, हस्तिनापुर, सौरसेन, वत्स, मत्स्य, अवंती, चेंदी, अशक, और फिर उत्तर पश्चिम में है कंबोज और कांधार, दक्षिण में है अशक। और चेंदी जो है, चेंदी की राजधानी जो है शक्तिमती है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इस चेदी राजवंश की स्थापना जो है वो राजा अभिचंद्र ने किया था। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो बलबन किस सुल्तान के नायब थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद का यह नायब था बलबन। बलबन जो है बाद में दिल्ली का सुल्तान भी बनता है, जो 1266 से लेकर 86 तक लगभग 20 वर्ष शासन किया था। इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया चिहलगामी पद्धति जो था, तुर्कान चिहलगामी, 40 तुर्कों का संगठन, उसको भी बाद में नष्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा बलबन को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी कीट। इसका आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली। पीसी कल्चर जो है वह मछली से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसको। देख सकते हैं, पीसी कल्चर जो है मछली पालन और उसे बेचने या उसे उत्पाद का घरेलू और व्यावसायिक उपयोग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मछली को खारे पानी या ताजे पानी दोनों में पाला जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन से ही होता है, जिससे मछली उत्पाद प्राप्त होते हैं। पीसी कल्चर से हमें भोजन के लिए मछली, कॉड लिवर, ऑयल आदि मिलते हैं। ये है, इस प्रकार से किया जाता है फ्रेश वाटर में, इसे मरीन वाटर यानी समुद्री पानी में। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी के किस प्रसिद्ध कवि और कहानीकार को मैथिली साहित्य में अनार नामक कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी नारायण जी, ऑप्शन सी पूनम झा, ऑप्शन डी अश्विनी मिश्रा जी। तो अनार जो है जो एक बाल साहित्य है, जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिस कारण ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मधुबनी के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। मधुबनी जो कि बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण जी। नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना अनार, जो कि एक बाल साहित्य है, उसके लिए मिला था। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में जीविका कार्यक्रम का प्रमुख फोकस क्या है? जीविका कार्यक्रम जो कि बिहार सरकार द्वारा चालू किया गया है,
इस जीविका कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन सी है महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है ग्रामीण परिवारों को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जीविका कार्यक्रम लाया गया है। यानी इसका प्राइम फोकस जो है महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। याद रखिएगा जीविका कार्यक्रम को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के प्रदर्शन के आधार पर जारी राज्य रैंकिंग में कौन से जिले शीर्ष पर हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना और गया, ऑप्शन बी है लखीसराय और खगड़िया, ऑप्शन सी दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भोजपुर और सारण। तो यह बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के प्रदर्शन पर रैंकिंग जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखीसराय और खगड़िया। लखीसराय और खगड़िया ने स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और प्रदर्शन के आधार पर उच्चतम रैंकिंग हासिल की है। तो याद रखिएगा लखीसराय और खगड़िया को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी ख्वाजा निजामुद्दीन, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। इसे फारसी में लिखा गया था। यह अकबर के जीवनी से संबंधित है। अकबरनामा का ही यह एक भाग है आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। याद रखिएगा यह अकबरनामा का एक भाग है जिसे फारसी भाषा में लिखा गया था। यह अकबर के जीवनी से संबंधित है, जिसमें अकबर के शासनकाल के प्रशासन की बातें कही गई हैं, उस समय की संस्कृति सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन की गई है। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदारो, ऑप्शन डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये हड़प्पा कालीन शहर है जिसमें हमें जुते हुए खेत के खाइयों का प्रमाण मिला है। तो कालीबंगा। धोलावीरा जो कि गुजरात में ही है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। मोहनजोदारो जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध क्षेत्र में। लोथल जो कि गुजरात में है, वह एक हड़प्पा कालीन समुद्री पतन भी था। हड़प्पा की बात करें तो यह आज के पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी। मोहनजोदारो जो कि लड़काना जिले में पड़ता है, सिंध के, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चहुद्रो जो कि नवा शहर सिंध में ही पाकिस्तान में स्थित है, यह भी सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो कि हमारे गुजरात राज्य के अहमदाबाद में पड़ता है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित था। बनवाली यह फतेहाबाद हरियाणा में है, जो भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को एक विलुप्त सरस्वती नदी का ही भाग माना जाता है। फिर है धोलावीरा जो कि कच्छ गुजरात के लूनी नदी के तट पे स्थित था। तो याद रखिएगा इन सबको। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गुप्तकाल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयोग में आता था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी ब्रोंज, ऑप्शन डी कैम्बो। वैसे तो कई सारे बंदरगाह का उपयोग होते थे, लेकिन इसमें सर्वप्रमुख जो था वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, जो जावा, सुमात्रा, चीन आदि से व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह आज के बंगाल में स्थित था। यह गुप्तकालीन सबसे बड़ा बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शिलालेख रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताता है? रुद्रदामन प्रथम जो कि एक प्रसिद्ध शक शासक था, और ये सातवाहनों के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है, विजय अभियानों के लिए। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी सांची। तो रुद्रदामन से संबंधित शिलालेख जो है वह जूनागढ़, आज के गुजरात में पड़ता है। यह जूनागढ़ का शिलालेख है जो गिरनार में स्थित है। तो याद रखिएगा यह रुद्रदामन से संबंधित
शिलालेख है। वैसे तो इसमें कई शासकों का वर्णन मिलता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से हैं। तो जूनागढ़ शिलालेख जो है वह गिरनार शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। ये रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताता है, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध शक शासक था, जो 130 से 150 ईस्वी तक रहा। वह सातवाहनों के खिलाफ अपने सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था। सौराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत जैसे सार्वजनिक कार्य करवाए। सौराष्ट्र आज का गुजरात क्षेत्र है और उसने शुद्ध संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। तो याद रखिएगा इस महाशय को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह है, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। बारदोली जो कि गुजरात में स्थित है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह में इन्हें महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने कुल 20 प्रश्नों को देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। हमने डिटेल में इसको डिस्कस भी किया। सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा प्रश्नों का निरंतर क्रम चलता रहेगा। बाकी पॉलिटी की भी क्लास में हम डेली डिटेल में पॉलिटी को डिस्कस करते हैं, साथ में कुछ MCQ भी देखते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।